ध्यान दो भाई सभी विद्यार्थी। फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक हमने पढ़ा है, समझ रहे हो। टैग क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है वो हम समझाएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेम बनाना। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? पर्सन। पर्सन बनाना है। क्या बनाना है? इसमें पर्सन दो प्रकार से बनते हैं। भाई हमने कह दिया कि मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं। पर्सन क्या किया कि क्या आप दाल बाटी चूरमा खाते हो? तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, हाँ, हम दाल बाटी चूरमा खाते हैं। ध्यान समझने का प्रयास करना जो समझा रहे हैं। भैया फिर से हम जगह चेंज करेंगे। अरे बस फिर आप नहीं 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 सर जी, नहीं नहीं ऐसे बोलोगे आप तो मुझे पता है। ध्यान से समझो, इसमें समझने का ही मेन पॉइंट है। याद करने का कुछ ज्यादा थोड़ी है, नहीं है ना। और पासबुक वगैरह में या किसी अन्य गाइड में आप देखोगे तो रामायण लिखी है, 2 4 5 10 पेज लिखे हैं और उन पेजों में हमने आधा ही पेज लिखवाया आप, जो बातें इंपॉर्टेंट है। फालतू की बकवास नहीं लिखवाई है, वो मुख से बोलेंगे, समझाएंगे आपको। और ये समझ में नहीं आया ना तो लास्ट में आपको एक बकवास लगेगा ये कि मैं क्या करूं इसका। आप फिलहाल में बता सकते हो इसका सर जी क्या है, क्या मामला है, कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं पता लग रहा है ना। ऐसे ही हो जाओगे आप अगर समझोगे नहीं तो। अगर इसमें रामायण लिखवाता तो मुझे इतनी बोलने के समझाने की आवश्यकता ना पड़ती। समझ लेते ना, हिंदी में लिखा हुआ रहता है कि भाई इसको इस प्रकार से ऐसे बनाना है, ऐसा लिखा हुआ होता ना। हमने वो सब लिखा नहीं, हम समझाएंगे, मुख से बताएंगे। ठीक है। और ये भी अगर आपने नहीं सीखा, नहीं समझा तो फिर ये सब आपके लिए क्या रहेगा? रामायण। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। और समझ में कब आएगा? जब हम शुरुआत से छोटी छोटी बातों को हम समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। छोटी बात समझ में आएंगी तभी आगे की बड़ी बातें समझ में आएंगी। भैया देखो इधर, इधर देखो भैया, क्या नाम है? राजवीर। हाँ इधर देखो भैया। अभी हमने बोला, ध्यान समझना कि मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं। मैं खाता हूं। ठीक है, समझ में आया है? मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं तो मैं आई हो गया ना। क्या हो गया? मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं। अब हमने तो ये तो आंसर है, आंसर आपके किस में आएगा? एग्जाम में। आंसर को पर्सन मानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आंसर दे रखा होगा, क्या बनाना आपको? पर्सन। इसमें उल्टा मामला है। तभी तो बोला ना फ्रेमिंग क्वेश्चन, पर्सन बनाना है। आंसर तो आएगा, क्या बनाना पड़ेगा? पर्सन। अब मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं तो पहला पर्सन तो बनता है, क्या आप? आई को किसने बदल दिया? हो गया ना। और यू आएगा तो किसे बदल देंगे? आ रही ना बात समझ में? ये समझाएंगे भी, पर्सन बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो समझ आएगा ये मामला क्या है, ये क्या है। चेंजमेंट होगा इसमें। मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं, पर्सन बन गया क्या आप दाल बाटी चूरमा खाते हो? तो आंसर क्या होगा? आंसर में ये होगा ना कि हाँ मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं। जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से। किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से होगा तभी तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा ना पहले। क्या आप जयपुर जाते हो? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो? वही की बात समझ में? मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा तो इसकी आंसर की जो शुरुआत है वो किससे होगी? यस और नो से। यस और नो से। अगर आपको WH वर्ड कहने का मतलब हिंदी का सेंटेंस या इंग्लिश का है, WH वर्ड से शुरुआत हुई तो हिंदी के सेंटेंस में ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा?
यानी तुम जयपुर क्यों जाते हो। अब इसमें यस और नो आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, हम तो कारण बताएंगे ना। अब हम जयपुर घूमने जाते हैं, कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं समझाता हूं, इधर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए तो वो भी समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है पहले से पढ़े हुए आप। हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, बस केवल ये लिखवाया और ये लिखवाया, टॉपिक पूरा हुआ। सुनो, हमने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन तो बनाना है, हमें क्वेश्चन बनाना है, आंसर लिखा हुआ आपको आएगा एग्जाम। आंसर की शुरुआत यस और नो से होती है, तो प्रश्न की शुरुआत किससे होगी। जैसे हम लिखते हैं यहां पे यस आंसर आया है कि हाँ मैं जयपुर जा रहा हूं। अब हिंदी में तो आप बना लोगे ना, क्या आप जयपुर जा रहे हो, हिंदी में तो बना लोगे, लेकिन इसको किस में बनाना है, इंग्लिश में। इंग्लिश में बनाने के लिए जब यस और नो से आंसर की शुरुआत होती है तो प्रश्न की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। अब यहाँ पे नहीं लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड लिखनी है, थर्ड लिखनी है, ओनली फॉर वर्ब लिखनी है जो आ रही है वो। उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें एम है ना, क्या है, एम। अब सुनना है इधर, यहां पे चलो हम फिलहाल में एम भी लगा दें, यहां पे क्या लगा दें हम, एम लगा दिया, लगा दिया। लेकिन अब ये कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लिखने के लिए जैसे हमने वॉइस में पढ़ा था, ठीक है, उसमें बदलाव करना होगा, प्रोनाउन संबंधित हुआ था ना, तो यहाँ पे भी प्रोनाउन संबंधित बदलाव करना है। जब आंसर में आई और वी आता है तो प्रश्न में क्या हो जाएगा, और जब प्रश्न में यू आएगा, जैसे मतलब आंसर में यू आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आई या वी, ये होगा ना, उल्टा पुल्टा करना है। अब यहां पे क्या है, आंसर में आई, तो हमें प्रश्न में क्या कर देना है। अब आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट जब यू होगा तो उसके साथ एम आएगी, क्या हेल्पिंग वर्ब, नहीं ना, क्या आएगी, बदलाव करना है ना, तो यहां पे क्या कर देना है, आर। अंडरस्टैंड, दो चीज समझ में आ गई। उसके बाद में हमने क्या लगाना है, वर्ब। अब वर्ब देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना, जो वर्ब है वो लिख देनी है। चेंजमेंट कहां होगा मैं बताऊंगा आपको। वर्ब क्या है, गोइंग। उसके बाद में क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। लास्ट में पर्सन होता है, क्योंकि पर्सन बनाना ना मैं। और ध्यान दीजिएगा भैया बहनों, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं। कैसे, इसी टॉपिक के माध्यम से आपके एग्जाम में किताब के जो बुक के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के आंसर को मैं लास्ट में समझाने वाला हूं। जैसे मान लो कुछ नहीं आ रहा, आपको आंसर कैसे बनाना है, इसी की तरीके पैसेज के आंसर हम किस प्रकार से राइट करते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में कुछ टांग पूछड़ी पकड़ते हैं और कुछ किस में पकड़ लेते हैं, पैसेज में। यहां से लेकर के यहां तक का उत्तर लिख दो, ये लो, ऐसा ही करते हैं ना। कभी आपने प्रयास किया है कि प्रश्न को जोड़ते हुए आंसर लिखना है, नहीं ना, कभी नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो आंसर गलत कर दिया होगा। कैसे गलत कर दिया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तो यही काम किया है, अब बोलते हैं जैसे भाई आप कहां जा रहे हो, ऐसे कहीं जयपुर, तो प्रॉपर तो आंसर बना नहीं है। हम कहें कि हम जयपुर जा रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हो, तो आपको किस में बदला, यू को किस में बदलिया, बदला हमने, वी में बदला ना, हम वी में बदला ना। आपने कभी बदला होगा, ऐसे नहीं बदला होगा ना। आपने तो जहां से आई है प्रश्न को जोड़ने के लिए टीचर ने बोला था, तो आई को लिख दोगे, ये लो, उल्टा काम हो जाएगा ना। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि आप कहां जा रहे हो, तो आंसर आपने क्या दे दिया कि आप जयपुर जा रहे हो, ये लो। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हो, हाँ ऐसे आंसर देते कई भैया बहन। चेंजमेंट करना होता ना, तो आपका जैसे पासबुक में आंसर है ना,
वैसा का वैसा आंसर आप बिना देखे लिख पाओगे, ये गारंटी है। किसमें? पेसेज में से। लेकिन कब? जब ये टॉपिक आप सीखोगे। इसमें हो रहा है ना चेंजमेंट, बदलाव हो रहा है। भाई खरबूजे को चक्कू पे डालो, ये चक्कू को खरबूज, कटना किसको है? चक्कू तो कटेगा नहीं, वो तो काटेगा ना। तब पर्सन का चाहे आंसर बनाओ या आंसर का पर्सन बनाओ, नियम ये लगने वाले हैं। ठीक है ना? इनको ध्यान से समझो। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपके टीचर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पर्सन का आंसर और आंसर का पर्सन सही होना चाहिए। यही है ना? एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं, ये तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, बात खत्म। हमें किसी गाइड को, किसी को कौन टीचर क्या पढ़ा रहा मतलब ही नहीं है। हमारे ये नियम याद होने से पर्सन का आंसर, आंसर का पर्सन बन रहा है, बात खत्म, बस टॉपिक खत्म। ठीक है ना? फालतू के रामायण क्यों लिखवाना में, ध्यान दो। और ये चीज हमारे सामने कब आई है? वो कहते हैं ना कि पहले दूध निकाला, पानी डाला, गर्म किया, है, छाछ डाला, दही हुआ, है, उसके बाद में घी, वो है घी। फालतू की रामायण हमने, ध्यान दो। ये समझ में आया है? नेक्स्ट एग्जांपल। आंसर। अब देखो भाई, मैं आंसर करूं तो पर्सन डिफरेंट हो जाए उसका कोई प्रभाव, क्योंकि वो सॉरी यहां पे पर्सन आया है। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि आप जयपुर जा रहे हो, तो आपका आंसर यस में भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। पर्सन में कोई प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं पड़ा ना। ऐसे ही आपको देखना है, ऐसे नहीं कि इसमें नोट लग गया है तो यहां पर भी नोट लगाना है। कभी कभी नहीं होता है, किसी की इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता, तो पूछ लेते हैं। कोई अभिभावक, कोई मान लो कोई घर में अतिथि के रूप में आ गया है ना, कई पूछते हैं चाय नहीं पियोगे, ये लो। पहले आप नहीं कह रहे हो तो बेचारा हाँ करेगा, हाँ पीऊंगा। कई कई नहीं पूछते, पूछते ना, पानी नहीं पियोगे। भाई पहले आप मना कर दोगे तो पानी भी नहीं पी रहा, चाय भी नहीं पी रहा, ऐसे बोलो ना चाय पियोगे, बात आ रही ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं करना, चाहे नो में हो या यस में हो, पर्सन की हिंट देखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? आर। यहां पे क्या लगा देना हमें? ठीक है। अब यहां पे हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी। वी को किसमें बदलते हैं? यू में। तो आपको पता है कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बदलना ही नहीं है हमें। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब क्या है? रीडिंग। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है इंग्लिश। कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? तो यस में आए या नो में आए, पर्सन जैसा लिखा है सेम वैसा बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ है? आर यू रीडिंग इंग्लिश बुक? क्या आप अंग्रेजी बुक पढ़ रहे हो? यही है ना क्वेश्चन। तो ये बना है, आंसर क्या होगा कि नहीं, हम अंग्रेजी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो, आप कह रहे हो कि सर जी इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। इसकी बात कब होगी? ये क्यों लिखवाया है? देखिएगा, आंसर में आया है
यस और लगा देते हैं इसके आगे, क्या लगा देते हैं हम? हाँ वह हॉकी खेलती। ठीक है, अब इसका पर्सन बनाना है, पर्सन बनाएंगे क्या करना है पहले? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। वह हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मामला खत्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। गुड मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहां से लाए? देखना है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस हो तो हमें क्या लगा देना है? अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगाते? आ रही बात समझ में? तो यहां हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम देखते हैं सी है, मामला यहाँ कुछ आया ही नहीं है, सी उसी मतलब ही नहीं है। जब ये आएंगे तो मतलब होगा, जब आई और वी होगा तो यू में बदलेंगे, और यू होगा तो आई और वी में बदल देंगे, किसी एक में, दोनों सही रहेंगे। जब माई और आवर होगा तो हम यूर में बदल देंगे, और यूर होगा तो माई और आवर में बदल देंगे, और मी और अस होगा तो यू में बदल देंगे, और यू होगा तो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा तो अस और मी में बदल देंगे। अंडरस्टैंड? और इसके अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट आ गए, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन जो करना है बस इसी में करना है। ठीक है, देखिएगा डज, उसके बाद में क्या लिख देना हमें? सी। उसके बाद में क्या लिखना हमें? वर्ब प्ले। अब एस या एस नहीं लगाना हमें, ठीक है ना? वर्ब भी लिखनी है, यहां लगा एस या एस नहीं लगा ना, केवल वर्ब लिखनी है। उसके बाद में यहां पे क्या लिख देना हमें? डज सी प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलती है? क्या वह हॉकी खेलती है? हाँ वह हॉकी खेलती। बात खत्म। यहां को चेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या हमें प्रोनाउन से संबंधित? सही हो रहा है, सही क्वेश्चन हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। बात खत्म। समझ में आया? पिछली बार एग्जाम में 10वीं क्लास के पेपर में वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आया है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं मैं, उसके बाद में फिर समझाते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है इसका, हाँ रोहन ने एक कहानी लिखी। रोहन ने एक कहानी लिखी, प्रश्न क्या बनेगा? क्या रोहन ने एक कहानी लिखी? हम बोलेंगे यस, हाँ रोहन ने एक कहानी लिखी। कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिएगा वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना हमें? ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा? अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी फर्स्ट अक्षर कैपिटल रखा है, बाकी कहीं पर भी कैपिटल नहीं रखा हमने, केवल यहाँ पे नाउन है, इसकी वजह से इसका फर्स्ट अक्षर हमने कैपिटल रखा है। उसके बाद में रोहन, डिड रोहन, उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो रोड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो समस्या है क्या? नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिएगा, पिछली बार एग्जाम में प्रश्न आया है, सेम टू सेम हम राइट करते हैं। इसकी हिंदी क्या बनती है? पिछली बार बहुत से भैया बहनों ने यह कहा था कि मैं एक कुत्ता हूं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, पास की स्प्रिंग तो कहीं है ही नहीं भैया इसमें। हाँ, मैं ये डॉग एक कुत्ता हैव यानी रखता हूं। ठीक है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। आदि की बात समझ में? जैसे डू, डू यानी क्या होता है? करना। आपसे को पूछे वाज यानी क्या होता है? हैं? वाज यानी था, और वर यानी WERE वर, थी।
इज यानी क्या होता है? आर यानी, अरे आई यानी है, मैं ही करते रहो फिर। ध्यान दो भैया बहनों, समझाते हैं। देखो, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और वर्ब का भी काम करती हैं। ठीक है क्या? जैसे कि डू है, डू का मतलब करना होता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी है। अब डू का मतलब दूसरा क्या बताओगे आप? है हाँ, ऐसा कुछ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का कोई विशेष ट्रांसलेशन नहीं होता है, वाज यानी था, थी ऐसा कुछ। तो ध्यान दो, यहां पे हैव वर्ब भी है। हैव क्या है? वर्ब। इधर सुनना है, आई सब्जेक्ट आया है, आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव वर्ब है, वर्ब के साथ में एस या एस नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई है, और आई वी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते ना। अगर यहाँ पे होता राम तो यहाँ पे हैव लिखते क्या हम? नहीं, क्या लिखते? हैज। ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आई होता, यहाँ पे रीड होता, क्या होता? रीड, रीड होता ना। तो यहां पे हम क्या मानते? प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते ना। तो रीड होता तो हम यहां पे क्या लगाते? डू लगाते हैं ना, सब्जेक्ट को देखते हुए। लगाते नहीं लगाते? तो यहां पर भी सेम ऐसा ही है। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि जब हैव आए तो किसका प्रयोग करना? में डू का। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और मैं समझाऊंगा, इसके बाद में तो थोड़ा अंतर समझ में बैठेगा। क्योंकि हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां कोई वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं। जब ऐसी स्थिति कहीं पाई जाए आपको, हैज हैव आए उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए और कोई नाउन आए, तो आपको फिर इसका पालन करना पड़ेगा। हरी बात समझ में? अगर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो फिर इसको भूल जाना है आपको। मैं अगला एग्जांपल समझाने का प्रयास करूंगा, पहले ये समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू। अंडरस्टैंड? उसके बाद मैंने सब्जेक्ट क्या लगाना है? सब्जेक्ट। यहां पे आई है तो किस में बदलना है? यू में। उसके बाद में वर्ब तो लिखनी है ना में, तो क्या लिख दिया हमने? हैव। उसके बाद में क्या हो गया? ये तो समझ में आई ये बात आपको? आई है ना? इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मान रहे, यहाँ पे क्या मान रहे हैं? वर्ब मान रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं। हेल्पिंग वर्ब कब होगा? आप नीचे देखिएगा, हम दिखाते हैं इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आ गया है यस, मोहन। यहाँ पे है वाला कर देते हैं, यस यू हैव कुक्ड। हाँ, आप खाना पका चुके हो। हाँ, आप खाना पका चुके हो, है ना? अब यहां पे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को देखना है। हाँ, आप खाना पका चुके हो, तो हम यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम यहां पे क्या लिखें? डू नहीं लिखना है। अब डू नहीं लिखना है क्योंकि हैव के बाद में क्या है? वर्ब है। तो ये अभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अभी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। यहां पे क्या थी? ये वर्ब। क्या थी? वर्ब। अब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। आ रही बात समझ में? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है? अंडरस्टैंड? ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। यू को किस में बदल देना है? आई या वी में। आई लिख दो या वी लिख दो, हमें बताया कि यू आ जाए तो किस में बदलना है? आई या वी में। तो यहाँ पे यू हैव वी
हो गया। उसके बाद में क्या लिखना है हमें, वर्ब। वर्ब क्या है, कुकड। और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हम। क्या हम खाना पका चुके हैं, क्या हम खाना पका चुके हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या हम खाना पका चुके हैं। हाँ, आप खाना पका चुके हैं। अंडरस्टैंड। यहां हो जाए क्या मैं खाना पका चुका हूं, तो आंसर हो रहा है कि हां आप खाना पका चुके हैं। अंडरस्टैंड। आ रही क्या बात समझ में। अगर यहां पे मान लो हैव की जगह हैड आ जाता, तो हम यहां पे क्या कर देते, डिड। क्या कर देते, आगे बात समझ में, ऐसे। ठीक है। केवल आपका आज ये हेल्पिंग वर्ब वाला हम समझा पाए हैं। WH वर्ड का क्या है भाई, WH वर्ड का कल आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। और हम देखेंगे कि कल कौन कौन विद्यार्थी बुक लेके आता है। अगर हमें रेशियो लगेगा, अनुपात ज्यादा लगेगा कि बुक ज्यादा बच्चों के पास में, हम तो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और मुझे लगा कि रेशियो कम है, तो फिर बुक को हम 1-2 दिन और पेंडिंग में रख देंगे, इन्हीं का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है। अगर आपके पास में बुक रहेगी तो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे।